19 मई इस दिन ईरान का एक हेलीकॉप्टर बेल 212 ईरान और अजरबैजान बॉर्डर पर मौजूद गिजगलासी डैम से ईरान के शहर तबरीज के लिए टेक ऑफ करता है, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर, अजरबैजान के प्रोविंस गवर्नर मलक रहमती और तबरीज के इमाम आयतुल्लाह अल हैशम बैठे होते हैं। लेकिन ये सभी तबरीज पहुंच ही नहीं पाते। बीच रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर का कांटेक्ट टूट जाता है। किसी को मालूम नहीं होता कि हेलीकॉप्टर कहां गया या हेलीकॉप्टर में बैठे लोग जिंदा भी हैं या नहीं। न्यूज आउट होने के बाद ईरानियन पब्लिक पूरी रात अपने प्रेसिडेंट की सलामती की दुआ करने लगती है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, हाथों में पोस्टर लिए बेहद गमगीन नजर आते हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। ईरान के साथ टर्की और रशिया भी हेलीकॉप्टर को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, जहां रशियन ड्रोन को जमीन पर एक स्पॉट दिखाई देता है। रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है, जिसके बाद न्यूज आती है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोग मर चुके हैं। कोई भी जिंदा नहीं बचा है। खास करके ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा लॉस होती है। दुनिया की कई कंट्री ईरान के इस गम में शामिल होती है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रईसी की मौत को ईरानियन पब्लिक और चाइनीज के लिए बड़ा नुकसान बताते हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर दोनों ईरानियन लीडर की मौत पर अफसोस जाहिर करते हैं। साथ ही कहते हैं ये दोनों रशिया के रिलायबल फ्रेंड्स थे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ईरान को पाकिस्तान का अच्छा दोस्त बताया। साथ ही एक दिन का शोक दिवस डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा ईरान के दोनों लीडर के रिस्पेक्ट में पाकिस्तानी फ्लैग को आधा झुका दिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत से गहरा सदमा लगा है और इंडिया ने भी ईरान के रिस्पेक्ट में तिरंगे को आधा झुका दिया। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल होने ईरान भी गए। टर्की, यूएई, यूनाइटेड स्टेट, सीरिया, सूडान, कतर, जॉर्डन, जापान जैसी कई कंट्री इब्राहिम रईसी की मौत पर ईरान के गम में शामिल होती हैं। हालांकि इन सारी बातों के ऊपर एक बात यह आती है, एक सवाल निकल कर आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हेलीकॉप्टर का कांटेक्ट टूटा और वो क्रैश हो गया। जबकि ऐसा भी नहीं है कि ईरान ने अपने प्रेसिडेंट को बस यूं ही फ्लाई करने की परमिशन दे दी होगी, क्योंकि वो जानता है कि उसके दुश्मन गिद्ध की तरह उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। ऐसे में ईरान ने अपने प्रेसिडेंट की सेफ्टी का भरपूर इंतजाम किया होगा। साथ ही फ्लाइंग रूट को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए कड़ी नजर भी रखी जा रही होगी। बावजूद इसके हेलीकॉप्टर का कांटेक्ट टूटा, वो कुछ टाइम के लिए गायब भी हो गया, वो क्रैश भी हो गया और उसमें बैठे सारे लोग मारे भी गए। ये थोड़ा सा अटपटा है और इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर कई स्टोरी, कई थ्योरी सामने आ रही, जिसमें इजराइल और अमेरिका की तरफ शक की नजर से देखा जा रहा। साथ ही यह भी समझने की कोशिश हो रही कि आखिर इब्राहिम रईसी की मौत से फायदा किसको है और नुकसान किसका। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर इजराइल और अमेरिका कैसे इस क्रैश में शामिल हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते, इसलिए आज आप इस वीडियो को पूरी देखो, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कर दो। इसके अलावा एक कमेंट जरूर लिख दो। आपके इतना करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। बाकी अगर आपको यह लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए फायदेमंद है और यहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। बेल 212 ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें प्रेसिडेंट रईसी और बाकी लोग सवार थे। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। बेल 212 जो कि एक मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, मतलब एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो साइज में मीडियम होता है और मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे मिलिट्री ऑपरेशन, सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्ट, सामान सप्लाई करने के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन, बीमार और इंजर्ड लोगों को इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचाने के लिए, इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकन कंपनी बेल हेलीकॉप्टर की तरफ से डेवलप किया गया था, जिसने अपनी पहली उड़ान साल 1968 में भरी थी, आज से करीब 55-56 साल पहले। मतलब जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी बैठे थे उसकी टेक्नोलॉजी 50 साल पुरानी थी। अब यहां पर एक सवाल और निकलता है कि जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे को अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखते हैं तो ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर ईरान कैसे आ गया? ये सवाल आपके दिमाग में भी आ सकता है। तो इसका जवाब है पहलवी डायनेस्टी। दरअसल 1979 में ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी का शासन हुआ करता था। इस पीरियड में ईरान यूनाइटेड स्टेट का एक स्ट्रॉन्ग अलाई हुआ करता था। उस टाइम ईरान ने अमेरिका से बहुत से मिलिट्री परचेजेस किए, जिसमें अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट
और हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिसमें बेल 212 उनमें से एक था, जिसे ईरान ने अमेरिका से एक्वायर किया था। उस टाइम इंपीरियल इरानियन एयरफोर्स और इंपीरियल इरानियन आर्मी एविएशन इस हेलीकॉप्टर को यूज किया करती थी। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जब ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ईरान में कन्वर्ट कर दिया गया, तब भी इस हेलीकॉप्टर को एज इट इज इस्तेमाल किया जाने लगा। क्योंकि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। अमेरिका की तरफ से ईरान पर सैंक्शन लगा दिए गए, जिसके बाद ईरान को अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग बेल 212 को मेंटेन रखने के लिए काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। हालांकि ईरान ने डोमेस्टिक मेंटेनेंस, रिवर्स इंजीनियरिंग, अनऑफिशियल चैनल की मदद से स्पेयर पार्ट हासिल करके इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेशनल रखा। ओवरऑल इस हेलीकॉप्टर को अगर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के एक्सीडेंट की एक वजह के तौर पर देखा जाए तो बेल 212 एक 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर था, जिसका मेंटेनेंस प्रोसेस भी अनऑफिशियल तरीके से चल रहा था। ऐसे में पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड ना होने की वजह से उसका कॉन्टैक्ट टूट गया और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्रैश कर गया। हालांकि इस एक पॉइंट की वजह से इजराइल और अमेरिका पर शक दूर नहीं होता, क्योंकि इन दोनों कंट्री का ईरान को लेकर कैसा रिएक्शन है और कैसे ये दोनों कंट्री इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो सकती हैं, आइए एक एक करके बताते हैं। पहले बात करते हैं इजराइल की। इब्राहिम रईसी ईरान के एक ऐसे लीडर जिनके बारे में कहा जाता था कि इब्राहिम रईसी आयतुल्ला अली खुमैनी, जो कि इस टाइम ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बाद इब्राहिम रईसी ईरान के सुप्रीम लीडर बनते। क्योंकि सुप्रीम लीडर की पोस्ट ईरान की कितनी पावरफुल पोस्ट है, सबसे पहले तो आप इसे समझ लें। ईरान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जिसे देखते हुए ईरान में सुप्रीम लीडर जैसी पोस्ट बनाई गई, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। कंट्री के सभी सेक्टर, खास करके मिलिट्री पर अपना खुद का कंट्रोल रखता है। सुप्रीम लीडर ईरान की आर्म्ड फोर्स, जिसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड भी आते हैं, उन सब के कमांडर इन चीफ होते हैं। वो जब चाहें किसी के भी खिलाफ वॉर शुरू कर सकते हैं। ईरान में चीफ जस्टिस, आर्म्ड फोर्स के हेड, बड़े रिलीजियस फाउंडेशन के लीडर्स को अपॉइंट करने और उन्हें डिसमिस करने का डायरेक्ट पावर सुप्रीम लीडर के पास होता है। वो जब चाहें जिसे चाहें हेड बना दें और जब चाहें उसे हटा दे। फॉरेन पॉलिसी में जो मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन करी जाती है, उसके लिए सुप्रीम लीडर का अप्रूवल जरूरी होता है। इसके अलावा ईरान में एक गार्जियन काउंसिल है, जिसमें 12 मेंबर होते हैं और इन 12 में आधे यानी 6 मेंबर को खुद सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं। गार्जियन काउंसिल ये इंश्योर करती है कि पार्लियामेंट में पास किए गए लॉज इस्लामिक प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है या नहीं। इन केस अगर काउंसिल को लगता है कि कोई कानून गलत है तो वो उसे पलट सकती है। क्योंकि गार्जियन काउंसिल के 6 मेंबर डायरेक्ट सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं, जिससे सुप्रीम लीडर का ईरान की गवर्नमेंट पर भी फुल कंट्रोल होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आप समझ गए होंगे कि ईरान में सुप्रीम लीडर कितने पावरफुल होते हैं। क्योंकि इब्राहिम रईसी लिए कहा जाता था कि ये इस टाइम के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खुमैनी के बेहद करीबी हैं, जिस वजह से आने वाले टाइम में ये ईरान के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। कैसे, अब आइए इसे समझते हैं। इजराइल जो कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को हार्डलाइन लीडर के तौर पर दिखता था। हार्डलाइन लीडर मतलब एक ऐसा नेता जो अपने विचारों और पॉलिसी में एकदम सख्त हो, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज ना करता हो, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर स्ट्रिक्ट हो, आसानी से अपने स्टैंड ना बदले, फिर हालात कुछ भी हो, वो हार्ड लाइन लीडर होता है। और इजराइल इब्राहिम रईसी को हार्ड लाइन लीडर की कैटेगरी में रखता था। इजराइल को लगता था कि अगर इब्राहिम रईसी सुप्रीम लीडर बन जाते हैं तो उसके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस डर के पीछे वजह भी थी, जैसे नंबर 1 ईरान प्रॉक्सी ग्रुप। इस टाइम इजराइल के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, जिससे इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा, वो है 3 ग्रुप, हमास, हौथी और हिजबुल्लाह। और इन तीनों ग्रुप को इराक का प्रॉक्सी ग्रुप कहा जाता है। क्योंकि ईरान इजराइल को लेकर अक्सर अपना गुस्सा जाहिर करता है, जहां वो इजराइल को ज़ायोनिस्ट रिजीम कहकर बुलाता है और इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने की बात कहता है। लेकिन वो खुद डायरेक्ट इजराइल पर अटैक न करके हमास, हौथी और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा कर देता है, जो कि बीच बीच में इजराइल को टारगेट करते रहते हैं और ईरान इसके लिए उन्हें डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रियाद में इस्लामिक समिट के दौरान रईसी ने हमास को लेकर कहा था, इजराइल का विरोध करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, हम इजराइल के खिलाफ हमास के प्रतिरोध के लिए
उसका हाथ चूमते हैं। चूंकि इजराइल इब्राहिम रईसी को हार्डलाइन लीडर मानता था, तो उसे लगता था कि अगर इब्राहिम रईसी सुप्रीम लीडर बन जाते हैं तो हमास, हिजबुल्ला और हौथी ये तीनों और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जो उसके लिए और बड़ा खतरा बन जाएंगे। नंबर 2, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इजराइल हमेशा से चिढ़ता आया है। इंटरनेशनल स्टेज पर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़े खतरे के तौर पर दिखाना चाहता है, लेकिन इब्राहिम रईसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफी एक्टिव और अग्रेसिव रहा करते थे। कुछ देशों का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर पावर चाहता है क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। हालांकि ईरान इससे साफ साफ इनकार करता आया है। साल 2015 में ईरान 6 देश ब्रिटेन, चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के साथ एक अग्रीमेंट साइन करता है, जिसमें अपने ऊपर लगे सैंक्शन को खत्म करने के बदले कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की बात मान लेता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका ईरान के उस एग्रीमेंट से बाहर हो जाता है और वापस से ईरान पर सैंक्शन लगा देता है, जिसके जवाब में ईरान फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बूस्ट कर देता है और साल 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान 18 गुना ज्यादा यूरेनियम का भंडार जमा कर लेता है। हालांकि जो बाइडेन फिर से ईरान के साथ इस डील का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया। जहां एक तरफ दुनिया की सुपर पावर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का हिस्सा बनना चाहती हैं, वहीं इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने एग्रीमेंट पर कहा था न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर वापस लौटने से पहले जाग जाएं। अप्रैल 2022 में इब्राहिम रईसी ने कहा था तेहरान से वियना तक हमारा मैसेज यह है कि हम ईरानी लोगों के न्यूक्लियर राइट से एक रत्ती भी पीछे नहीं हटेंगे। जहां एक तरफ इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बताने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान तेजी से न्यूक्लियर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इन सब के पीछे एक नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था इब्राहिम रईसी। नंबर 3, रीजनल इन्फ्लुएंस। 1980 के बाद एक पीरियड ऐसा गुजर चुका है जिसमें शिया और सुन्नी के बीच बड़े बड़े टकराव हो रहे थे। शिया सुन्नी एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन समझते थे। सद्दाम हुसैन सुन्नी शिया के नाम पर अमेरिका और सऊदी के सपोर्ट से ईरान पर बड़े हमले कर रहे थे। एक लंबे पीरियड तक मिडिल ईस्ट शिया सुन्नी की नफरत वाली आग में झुलस रहा था। लेकिन इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ईरान का इन्फ्लुएंस तेजी से मिडिल ईस्ट में बढ़ा। खास करके इराक, सीरिया, यमन जैसे देशों से ईरान के रिश्ते मजबूत हुए। जो ईरान और सऊदी एक दूसरे के दुश्मन थे, वो करीब आए। इब्राहिम रईसी सऊदी विजिट पर गए। ऐसे में अगर ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बना लेता तो इससे इजराइल पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाता। इब्राहिम रईसी लगातार इसी वे पर काम कर रहे थे कि कैसे पूरे मिडिल ईस्ट को यूनाइट रखा जाए, और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता तो ये इजराइल के लिए बड़ा खतरा होता। ये कुछ रीजन है जिससे इब्राहिम रईसी इजराइल के लिए एक बड़े थ्रेट साबित हो सकते थे, और ऐसा कयास लगाया जा रहा कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। एक स्टोरी चल रही कि इजराइल ने हेलीकॉप्टर पर लेजर अटैक किया, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब इसमें सच्चाई कितनी है, ये इंक्वायरी के बाद शायद मालूम चल जाए। हालांकि इससे पहले भी कई बार इजराइल की मुसाद ईरान के बेहद कीमती लोगों को मार चुका है, जिसमें पॉलिटिशियन से लेकर साइंटिस्ट तक इजराइल का शिकार बन चुके हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। हालांकि इजराइल प्रेसिडेंट रईसी की मौत पर सफाई देता है कि ईरानियन प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर क्रैश में वो इन्वॉल्व नहीं है। ये स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से आया जरूर है, लेकिन इस पे यकीन करना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि इब्राहिम रईसी की मौत से इजराइल को जबरदस्त फायदा हुआ है। अब बात करते हैं अमेरिका की। ईरान और सऊदी कहने को तो दो मुस्लिम कंट्री हैं, बट दोनों में फर्क यह है कि सऊदी सुन्नी मेजॉरिटी है और ईरान शिया मेजॉरिटी। इन दोनों कंट्री के बीच शिया और सुन्नी को लेकर कई ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से ये दोनों कंट्री एक दूसरे के खिलाफ होती चली गई, खास करके 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक वॉर, जहां सऊदी इराक को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। 1987 में हज के टाइम पर ईरानियन हाजी और सऊदी सिक्योरिटी फोर्स के बीच टकराव, जिसमें 400 लोग मारे गए। 2011 से लेकर अब तक चल रही सीरियन सिविल वॉर, यहां भी दोनों कंट्री एक दूसरे के अपोज में है। सऊदी सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट करता है तो ईरान बशर अल असद के शिया ग्रुप के साथ खड़ा है। फिर यमन सिविल वॉर, यहां भी वही कहानी। सऊदी यमन की गवर्नमेंट के सपोर्ट में है तो ईरान हौथी ग्रुप के साथ। कहने का मतलब जहां भी शिया सुन्नी के बीच टकराव हुआ, वहां सऊदी सुन्नी के साथ आ गया और ईरान शिया के साथ, जिस वजह से दोनों देश
एक दूसरे से दूर होते चले गए और इन सब का डायरेक्ट फायदा अमेरिका को हुआ। अमेरिका मिडिल ईस्ट पर अपना कंट्रोल लेता चला गया। किसी को यह समझ ही नहीं आया कि अमेरिका ईरान के अपोज में सऊदी का साथ देकर मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बना रहा। आज अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत से लेकर ऑलमोस्ट हर कंट्री में अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे काम हुए जिससे अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना कंट्रोल खोने लगता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का असर कम होने लगता है, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी बड़ा रोल प्ले करते हैं। 10 मार्च 2023 चाइना की अगुवाई में ईरान और सऊदी दोनों एक समझौता करते हैं, जिसमें ईरान और सऊदी एक दूसरे के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस से शुरू करने के लिए सहमत हो जाते हैं। 11 अक्टूबर 2023 को प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पहली बार फोन पर बात करते हैं, जिसमें ये दोनों मुस्लिम लीडर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं, वॉर क्राइम को खत्म करने की बात करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्लामिक यूनिटी पर जोर देते हैं। ऐसे में अगर मिडिल इस्लामिक यूनिटी के नाम पर यूनाइट हो जाता है तो जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट से अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। खैर अभी और देखिए, सऊदी किंग ईरानियन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को सऊदी विजिट के लिए इनवाइट करते हैं। रईसी इस इनविटेशन का वेलकम करते हैं। 11 नवंबर 2023 प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पहली बार सऊदी विजिट पर जाते हैं, जहां वो प्रिंस सलमान से मिलते हैं। दोनों के बीच बाइलैटरल बातचीत भी होती है। फिलिस्तीन के लिए इब्राहिम रईसी मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट होने के लिए कहते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका शिया सुन्नी के नाम पर मिडिल ईस्ट में भड़कती आग को और भड़काता है और मिडिल ईस्ट को अपने कंट्रोल में रखता है, वहीं इब्राहिम रईसी मिडिल ईस्ट को यूनाइट करने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा हो जाता तो सीरिया का सिविल वॉर भी खत्म हो जाता, यमन में शिया सुन्नी की लड़ाई भी खत्म हो जाती, ईरान और सऊदी मिडिल ईस्ट की दो पावरफुल कंट्री खुद मिडिल ईस्ट का फ्यूचर डिसाइड करती है और इस तरह अमेरिका मिडिल ईस्ट से दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर हो जाता। रशिया और चाइना ये दोनों कंट्री अमेरिका को मिडिल ईस्ट से निकालने की भरपूर कोशिश कर रही होती हैं और इन सब का सूत्रधार सिर्फ एक होता है, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। ऐसे में इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के क्रैश के पीछे अमेरिका है, इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि रईसी की मौत से डायरेक्ट फायदा अमेरिका को हो रहा। रईसी की मौत से मिडिल ईस्ट की यूनिटी एक बार फिर से अंधेरे में गायब हो गई है। रईसी की मौत से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अमेरिका का दबदबा हावी हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ने इससे पहले ईरान के पावरफुल लोगों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि ईरान के कुद्स फोर्स के जनरल कमांडर कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2022 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक कर मार दिया था। हालांकि उस टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम इसकी जिम्मेदारी ले ली थी कि उन्होंने ही कासिम सुलेमानी को मारा है। और अब इब्राहिम रईसी की डेथ ईरान के लिए एक मिस्ट्री है कि आखिर उनके हेलीकॉप्टर क्रैश की असली वजह क्या है। हेलीकॉप्टर का मैकेनिकल फेलियर है या क्रैश के पीछे इजराइल है या फिर अमेरिका ने यह सारा खेल रचा हुआ है। अब आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताओ। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।